नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कपा देगी। एक ऐसा रहस्य जो दीवारों के पीछे सालों से दफन था और जिसने एक परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या होता है जब एक नया घर नई शुरुआत नहीं बल्कि एक पुराने भयानक राज का दरवाजा खोल देता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात आप अकेले नहीं होंगे। शहर की भागदौड़ से थककर और बढ़ते किराए से परेशान होकर शर्मा परिवार एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां उन्हें सुकून मिले। राजीव, कविता और उनकी छोटी बेटी सिया ने ढेरों घर देखे, पर कोई पसंद नहीं आया। हर घर में या तो बजट की दिक्कत थी या जगह की कमी। उम्मीदें लगभग खत्म हो चली थीं। तभी एक दिन राजेश नाम के एक ब्रोकर ने उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक बड़ी पुरानी कोठी के बारे में बताया। यह घर उनकी सोच से भी ज्यादा शानदार था, पर उन्हें क्या पता था कि यह घर उनकी किस्मत से भी ज्यादा भयानक साबित होगा। आइए आइए शर्मा जी, मैंने कहा था ना, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। शहर से बाहर, शांत जगह और सबसे कमाल की बात, इतना सस्ता। सोचिए, इतने बड़े घर के लिए ये दाम कुछ भी नहीं। हाँ राजेश जी, जगह तो सच में अच्छी है और कितनी बड़ी है। हमारे लिए तो बहुत सही है। पर ये दीवार, इस पर इतनी सीलन और दरारें क्यों हैं? ये तो देखने में ही डरावनी लग रही है। अरे मैडम जी, पुरानी कोठी है ना, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। आप इसे अपना पुराना स्टाइल समझ लीजिए। वैसे भी आप इसे अपने हिसाब से रेनोवेट करवा सकती हैं। सोचिए, इस कमरे को आप सिया बिटिया का खेलने का कमरा बना सकती हैं। दीदी, मेरे कमरे में छुपी है। दीदी? सिया? कौन दीदी? यहाँ तो हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। वो जो अभी अभी दीवार के पीछे से झांक रही थी। लगता है सिया को नई जगह पसंद आ गई है। कविता, बच्चे कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, नई जगह का असर होगा। देखा, मैंने कहा था ना, घर में आते ही एक अच्छी फीलिंग आती है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो शर्मा जी क्या कहते हैं, पक्का करें? देर करेंगे तो ये हाथ से निकल जाएगा। जी, हमें ये घर पसंद है। शर्मा परिवार ने उस पुरानी कोठी को खुशी खुशी खरीद लिया। राजीव और कविता ने मिलकर सारा सामान पैक किया, उसे नए घर में शिफ्ट किया। कुछ दिनों तक वे साफ सफाई में लगे रहे। धूल हटाई, मकड़ी के जाले साफ किए और घर को एक नए रूप में ढाला। जब सब कुछ ठीक हो गया, तब वे आखिर में अपने इस नए आशियाने में रहने आए। एक रात जब राजीव अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, अचानक ठक ठक की धीमी आवाजें आईं, जैसे कोई दीवार पर हाथ मार रहा हो। अरे, ये कैसी आवाज है? राजीव ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि यह शायद पुरानी दीवारों की आवाजें हैं या सीलन की वजह से ईंटों में हो रही हलचल। उसने इन आवाजों को नजरअंदाज किया और वापस बिस्तर पर लेट गया। इधर कविता किचन में काम कर रही थी। तभी मुझे निकालो। कौन है? राजीव? उसे कोई जवाब नहीं मिला। कविता को लगा शायद ये उसका वहम है या थकान का असर। उसने खुद को समझाया, पर यह घटना उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर गई। मगर धीरे धीरे घर में कुछ और भी अजीब होने लगा था। सिया अक्सर अपनी बातों में दीदी का जिक्र करती और कभी कभी तो वह दीवार की ओर घंटों देखती रहती। कविता, तुम्हें वो ठक ठक की आवाजें नहीं सुनाई देती? हर रात ठीक 2 बजे शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई अंदर से दीवार पीट रहा हो। हाँ राजीव, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। आज किचन में भी लगा जैसे किसी ने फुसफुसाया, मुझे निकालो। मैं बहुत परेशान हूँ। वो रो रही है, बहुत रो रही है। कौन बेटा, किसकी बात कर रही हो? दीदी रो रही है, पापा उस दीवार पर देखिए।
राजीव और कविता दोनों ही इस बात से घबरा जाते हैं। राजीव धीरे से दीवार पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। कविता, किसी के कराहने की आवाज है। लगता है कोई है यहाँ। हो सकता है कोई जानवर दीवार में फंसा हो, कोई बिल्ली या चूहा। मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? क्यों? अब सिर्फ राजीव ही नहीं, पूरे परिवार को लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। दीवार के पीछे से आती ये आवाजें अब जानवरों की नहीं, बल्कि किसी इंसान के दर्द और शिकायत की लग रही थीं। एक अनजाना गहरा डर पूरे घर में छाने लगा था, जो उनकी रातों की नींद हराम कर रहा था। माँ, दीदी कहती है मैं बाहर जाऊंगी तो तुम मुझे भी दीवार में बंद कर देगी, हमेशा के लिए। सिया की ये बात सुनकर कविता और राजीव दोनों के होश उड़ गए। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि सिया सिर्फ वहम में नहीं है, बल्कि वो किसी अदृश्य और भयानक शक्ति के संपर्क में है। सिया अक्सर नींद में ही बड़बड़ाती, वो आ रही है, मेरे पास आ रही है, मुझे ले जाने। राजीव ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अगले दिन ही घर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया। अगली सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फुटेज में रात 2:13 पर सिया दीवार के पास बैठी थी और उसके ठीक पीछे एक काली धुंधली परछाई खड़ी थी, एक साया बिना चेहरे का जो सिया के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। कविता, देखो मैंने ये कैमरे मंगवाए हैं। मुझे लगता है इससे हमें कुछ मदद मिल सकती है। कम से कम हम देख तो पाएंगे कि इस घर में क्या हो रहा है। राजीव, तुम्हें लगता है इससे कुछ होगा? वो साया, वो तो हर जगह है। क्या ये कैमरे उसे रोक पाएंगे? रोक नहीं पाएंगे तो कम से कम हम समझ तो पाएंगे कि वो क्या चाहती है। क्या पता कुछ सबूत मिल जाए, कोई तरीका। अगली सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता, ये क्या है? देखो। राजीव, वो खेल रही है हमारी बेटी के खिलौनों के साथ। राजीव डर के मारे कांप गया और तुरंत सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया। नहीं, अब और नहीं। अब ये सब बंद करना होगा, ये सब रोकना होगा। मेरे परिवार को मुझे बचा नहीं होगा। राजीव समझ गया था कि अब वो अकेले नहीं हैं। कुछ या कोई उनके साथ था, दीवार के पीछे और अब घर के अंदर भी। उसका परिवार खतरे में था और सबसे ज्यादा सिया। अगली सुबह राजीव कोठी से थोड़ी दूर एक किराने की दुकान पर जाता है। नमस्कार जी, मैं नया इस इलाके में आया हूं। मुझे एक मकान के बारे में कुछ जानना था। वो पुरानी कोठी, वो घर 15 साल पहले वर्मा परिवार रहता था वहां। उनकी एक छोटी बेटी थी, रिया। वो अचानक गायब हो गई थी। गायब? कैसे? हाँ, बहुत ढूंढा, पुलिस भी आई, हर जगह तलाशी हुई, पर कुछ नहीं मिला। केस बंद कर दिया गया था। पर पड़ोसियों का कहना था रात में उस बच्ची की चीखें उसी दीवार से आती थी जिस पर अब सीलन और दरारें हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा ये पागलपन है और धीरे धीरे वो घर खाली हो गया। तब से कोई वहां ज्यादा टिका नहीं। जो भी रहा जल्दी भाग गया। तो ये सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं है, इसमें कोई दबी हुई कहानी छिपी है, रिया की कहानी। दुकानदार की बातें सुनकर राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। जिस दीवार को वो सिर्फ एक मरम्मत की जरूरत समझ रहा था, वो दरअसल एक दर्दनाक अतीत की गवाह थी, जहां एक मासूम जान को कैद कर दिया गया था। उसे लगने लगा कि रिया की आत्मा
अभी भी उसी दीवार में कैद है, मदद के लिए पुकार रही है, और अब उसकी बेटी सिया भी उसी जाल में फंस रही है। छुपम छुपाई खत्म नहीं हुई, दीदी को ढूंढो। सिया की हालत बिगड़ती जा रही थी, जो राजीव के लिए असहनीय था। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक बड़ा फैसला लिया। राजीव अब उस दीवार को तोड़ना चाहता था। उसने एक हथौड़ा लिया और दीवार की तरफ बढ़ा। कविता, अब और नहीं, मुझे इसे तोड़ना होगा, रिया को आजाद करना होगा। यही एक तरीका है सिया को बचाने का। नहीं राजीव, तुम क्या कर रहे हो? क्या पता दीवार के पीछे क्या हो? ये खतरनाक हो सकता है। हम अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकते। मैं और इंतजार नहीं कर सकता कविता, सिया मर रही है। राजीव ने हथौड़ा उठाया और एक और तेज आवाज के साथ दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और एक अंधेरा खोखलापन सामने आया। अंदर से एक अजीब सी घुटन भरी हवा बाहर आई। राजीव कांपते हाथों से टॉर्च जलाता है और अंदर झांकता है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। रिया, तुम यहां हो? राजीव के हाथ से हथौड़ा छूट गया। जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। दीवार के पीछे रिया की लाश थी। राजीव, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चीखे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये खाली है। तुम ठीक तो हो? मैंने देखा कविता, हड्डियां थी एक बच्ची की, और उसकी आंखें खुल गई थी। वो मुझे घूर रही थी। वो रिया थी, सच कह रहा हूं। कविता को राजीव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर राजीव के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसने कुछ भयानक देखा है। उसकी बातें भले ही अविश्वसनीय लगें, पर उसका डर सच्चा था, और उसकी आंखों में जो खालीपन था वह कविता को डरा रहा था। उसी रात घर में अजीब सी शांति थी। अब दीदी बाहर आ गई है। वो अब खुश है। वो मेरे साथ है। सिया की बात सुनकर राजीव और कविता की रूह कांप उठी। उन्हें समझ आ गया कि रिया की आत्मा अब दीवार में कैद नहीं है, बल्कि वो आजाद हो चुकी है, और सिया अब उसकी गिरफ्त में है। एक दिन कविता सीढ़ियों से उतर रही होती है। उसे पीछे से जोर से धक्का लगता है। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गिराया हो, जो उसके आसपास ही थी। राजीव, मुझे किसी ने धक्का दिया। ये सब क्या हो रहा है? कविता, वो बाहर आ गई है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता। ये उसका घर है। अब वो हमें इस घर से जाने नहीं देगी। राजीव ने हार मान ली थी। रिया की आत्मा अब आजाद थी, और उसका डर अब सिर्फ आवाजों और परछाइयों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अब सक्रिय रूप से उन्हें परेशान कर रही थी। मम्मी, आप कहाँ हो? मम्मी, दीदी तुमसे नाराज है। तुमने दीवार तोड़ी ना, तुमने उसे परेशान किया। अब वो तुम्हें परेशान करेगी। सिया का यह बदला हुआ रूप कविता को डरा रहा था। उसकी मासूम बेटी में अब किसी और की छाया साफ दिख रही थी। उसकी आवाज में भी बदलाव था। राजीव को भी लगने लगा कि रिया की आत्मा शायद सिया के शरीर में समा चुकी है। ये आत्मा शायद सिया में समा चुकी है। ये सिया नहीं है। मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी।
राजीव अपनी बेटी सिया को हर कीमत पर बचाने का जुनून लिए हुए था। वह लाइब्रेरी से लेकर इंटरनेट तक हर जगह पुरानी किताबें, लेख और तांत्रिक विद्या से जुड़ी जानकारी खंगाल रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर टिका था, कैसे भी करके रिया की आत्मा के चंगुल से सिया को आजाद किया जाए। एक दिन अचानक, मुझे मिल गया कविता, मुझे मिल गया रिया का सच। क्या मिल गया तुम्हें? क्या कोई रास्ता है हमारी सिया को बचाने का? बताओ ना राजीव। रिया, इस बच्ची को इसके ही तांत्रिक पिता ने काली विद्या के तहत दीवार में जिंदा चुनवा दिया था ताकि वो अमर हो जाए। सोचो कविता, जिंदा एक मासूम बच्ची को वो चीखती रही होगी, मदद मांगती रही होगी। मैं हैरान हूँ, ये तो बहुत भयानक है। कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है अपनी ही बेटी के साथ? ये तो पाप है। हाँ, लेकिन कुछ उल्टा हुआ और रिया की आत्मा उसी दीवार में कैद हो गई। 15 साल से वो वहां थी, उस अंधेरे में चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी। अब उसकी मुक्ति का समय आया है, पर वो बदला चाहती है अपने बचपन के लिए, अपने परिवार से, अपने जीवन के लिए जो उससे छीन लिया गया। वो रिया अब आजाद हो चुकी है और वो हमसे बदला लेगी। राजीव को रिया के दर्दनाक अतीत के बारे में पता चला। उसकी आत्मा सालों से उसी घर में कैद थी, एक भयानक जादू के तहत, और अब वो आजाद होकर अपना बदला लेने के लिए छटपटा रही थी। यह बदला उसके परिवार से नहीं, बल्कि उन सबसे था जिन्होंने उसे दीवार में कैद रहने दिया। और उसका पहला निशाना सिया है, क्योंकि आत्मा को नया शरीर चाहिए, जीवित, मासूम और कमजोर। सिया उसका अगला शिकार है, उसका नया ठिकाना। हमें उसे रोकना होगा कविता, किसी भी कीमत पर। राजीव समझ गया था कि रिया अब सिया के शरीर को अपना ठिकाना बनाना चाहती है, हमेशा के लिए। उसे अपनी बेटी को बचाना था, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। रिया की आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने सिया को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। सिया कहाँ हो तुम? मेरी बेटी! मेरी बेटी! हे भगवान, कहाँ चली गई वो? वो बिल्कुल शांत थी, फिर अचानक गायब। हमें उसे ढूंढना होगा। राजीव और कविता पूरे घर में सिया को ढूंढ रहे थे, पर वो कहीं नहीं मिली। हर दरवाजा, हर अलमारी खाली थी। अचानक पुरानी दीवार पर फिर से गहरी दरारें उभरी हुई दिखाई दीं, और इस बार वो पहले से ज्यादा चमक रही थीं, जैसे उनमें से कोई रोशनी फूट रही हो। दरारों के उस पार एक दूसरी दुनिया की झलक दिखाई दे रही थी, एक डरावना अंधेरा स्थान। अब मैं दीदी बन गई हूँ हमेशा के लिए, और तुम दीवार के पीछे आओ मेरे साथ। यहाँ बहुत शांति है। राजीव और कविता उस भयावह दृश्य को देखते हैं। सिया अब रिया बन चुकी थी, उसकी मासूमियत गायब हो गई थी, उसकी जगह एक पुरानी दर्दनाक आत्मा ने ले ली थी, और अब वो उन्हें अपने साथ उस भयानक दुनिया में बुला रही थी जहां से कोई वापस नहीं आता था। दीवार अब सिर्फ घर की नहीं, ये दो दुनियाओं की सीमा बन गई है, एक जिंदा की, एक मरे हुए की, और रिया इस सीमा को तोड़ चुकी है। या तो सिया मेरे साथ रहेगी हमेशा के लिए, या तुम में से कोई उसकी जगह लेगा। फैसला तुम्हारा है, चुन लो। कविता, मुझे ये करना होगा, सिया को बचाना होगा, यही एक रास्ता है। मैं उसे खो नहीं सकता। नहीं राजीव, नहीं, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, प्लीज। राजीव ने खुद को दीवार में कैद करने का फैसला कर लिया था। कविता के विरोध और आंसुओं के बावजूद राजीव ने एक गहरी सांस ली
कविता की ओर देखा और खुद को उस अंधेरे में धकेल दिया। दीवार की दरारें बंद होती गईं और वह अंदर की ओर खिसकता गया। उसने खुद को उस अंधेरे में रिया के साथ कैद कर लिया, अपनी बेटी के लिए। दीवार का आखिरी ईंट के लगते ही एक अजीब सी शांति छा गई। सिया, तुम सुरक्षित हो मेरी बच्ची, हमेशा। मम्मी, पापा कहाँ गए? क्या वो दीदी के साथ खेल रहे हैं? वो तुम्हें बचाने गए हैं मेरी बच्ची। वो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, हमेशा। राजीव ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। रिया की आत्मा दीवार में फिर से कैद हो गई, पर अब उसके साथ राजीव भी था, उसी अंधेरे में, हमेशा के लिए। सिया बच गई, पर कविता हमेशा के लिए अकेली रह गई, एक भयानक राज और एक अथाह दर्द के साथ जीने के लिए मजबूर। अब तुम कब आओगे राजीव? मुझे तुम्हारी जरूरत है।